आई स्पिट ऑन योर ग्रेव एक विवादास्पद और गंभीर फिल्म है जो एक्सप्लॉयटेशन हॉरर की कैटेगरी में आती है। 1978 में रिलीज हुई और मीर जारची द्वारा निर्देशित ये फिल्म अपने स्पष्ट और परेशान करने वाले कंटेंट, विशेष रूप से यौन हिंसा यानी कि सेक्सुअल वायलेंस को पोर्ट्रे करने के लिए जानी जाती है। ये फिल्म हमको हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की है, जिनका नाम आप नीचे डिस्प्ले पर देख सकते हैं। आज की इस कहानी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट द असॉल्ट और दूसरा पार्ट जेनिफर्स रिवेंज है। तो चलिए अब जल्दी से बिना देरी किए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले भाग द असॉल्ट को। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो पेशे से एक नॉवेलिस्ट है। जेनिफर अपने पहले नॉवल को लिखने के लिए एक शांत जगह पर जाना चाहती है, इसीलिए वो एक केबिन को किराए पर लेती है ताकि वो आराम से अपना नॉवल किसी भी डिस्टरबेंस के बिना खत्म कर सके। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए, जहाँ वो 2 लड़कों को देखती है जो नाइफ से खेल रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले जेनिफर कुछ और नोटिस करती, उसको वहाँ उस गैस स्टेशन का एम्प्लॉय जॉनी गलत तरीके से चेकआउट करने लगता है। जॉनी उसको बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत जगह आई हो, जिस पर जेनिफर जॉनी को बोलती है कि मैंने यहाँ पर नदी के किनारे एक केबिन को रेंट पर लिया है। वो जॉनी से उसका पता पूछकर वहाँ से चली जाती है। जेनिफर उस केबिन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो जगह काफी शांत थी और उसको एक ऐसी जगह की तलाश भी थी। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारकर नदी के किनारे नहाने के लिए चली जाती है। वो जगह जेनिफर को काफी सुकून पहुंचा रही थी, इसीलिए वो यहाँ पर आकर काफी खुश थी। जहाँ आगे जब वो उस केबिन में खुद को कंफर्टेबल कर रही होती है तो उसको वहाँ पर एक ड्रॉर में गन मिलती है, जिसको देखकर पहले तो वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन बाद में ये सोचती है कि शायद जो उससे पहले यहाँ केबिन में रह रहे होंगे ये गन उनकी होगी। जिसके थोड़ी देर बाद ही जेनिफर के पास एक डिलीवरी बॉय आता है जो उसका ऑर्डर लेकर आया था। उस डिलीवरी बॉय का नाम मैथ्यू था। मैथ्यू उम्र में काफी बड़ा था, जबकि उसका दिमाग एक छोटे बच्चे का था। वो जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहने आई हो, जिस पर जेनिफर उसको बताती है कि मैं यहाँ पर एक नॉवल को लिखने के लिए आई हूँ और मुझको यहाँ की शांति काफी प्रभावित कर रही है। उधर मैथ्यू भी जेनिफर के खूबसूरती को देखकर काफी प्रभावित हो गया था। वो जेनिफर से दोस्ती करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो अपने उन्हीं दोस्तों से मिलता है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में गैस स्टेशन पर देखा था। उनके नाम स्टैनली और एंडी हैं। स्टैनली और एंडी मैथ्यू से पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे, जिस पर मैथ्यू उनको बताता है कि वो जेनिफर के घर सामान देने गया था और उसकी खूबसूरती को देखकर वो पागल हो गया है। मैथ्यूज अपने दोस्तों से जेनिफर को पाने की इच्छा जाहिर करता है, जिसके बाद हम कहानी में इन चारों को फिशिंग करते हुए देखते हैं। वहाँ भी ये चारों सिर्फ लड़कियों की ही बात कर रहे होते हैं, जबकि मैथ्यू जेनिफर को याद करके गलत हरकत कर रहा होता है। ये तीनों मैथ्यूज का मजाक बनाते हैं क्योंकि मैथ्यू अभी भी वर्जिन है। मैथ्यू बोलता है कि वो जेनिफर को बहुत पसंद करता है, जिसके बाद ये चारों लोग फैसला करते हैं कि ये लोग जेनिफर को परेशान करेंगे। अगले दिन जेनिफर अपने घर के बाहर काम कर रही होती है। वहाँ स्टैनली और एंडी आ जाते हैं जो जेनिफर की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी नाव के साथ आते हैं और उसके सामने शोर मचाते हैं। जेनिफर उस शोर से काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। जहाँ आगे अब हमको उसी रात का सीन दिखाया जाता है। जेनिफर अपनी किताब लिखने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वो चारों लड़के उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। लेकिन जब जेनिफर परेशान होकर उनको देखने जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेनिफर अब उनकी हरकतों से काफी परेशान हो चुकी थी। उसका यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उसको यहाँ पर शांति से काम करना था, लेकिन उन लड़कों ने उसकी शांति भंग कर दी थी। जिसके नेक्स्ट डे जेनिफर अपने केबिन के बाहर अपनी बोट पर रेस्ट कर रही होती है कि तभी वहाँ पर स्टैनली और एंडी आकर उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब स्टैनली उसकी बोट की रस्सी पकड़कर अपनी बोट के पीछे बांध देता है। वो दोनों जेनिफर को घने जंगल में ले जाते हैं। जेनिफर उससे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आगे से उसको जॉनी पकड़ लेता है जो उसको थप्पड़ मारकर घायल कर देता है। जॉनी जेनिफर के सारे कपड़े फाड़ देता है, जिसके बाद वो मैथ्यूज को उसके साथ रेप करने के लिए बोलता है। लेकिन मैथ्यूज जेनिफर की ऐसी हालत को देखकर डर जाता है, पर ये सब देखकर जॉनी उसको डांटना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो खुद जेनिफर के साथ
गलत हरकत करता है। जेनिफर बहुत दर्द में होती है जिसे ये सब वहां से जाने देते हैं, लेकिन इन चारों का मन अभी इतनी जल्दी जेनिफर से भरा नहीं था। इसीलिए चारों एक बार फिर से उसको पकड़ लेते हैं और साथ में मिलकर उसका रेप करते हैं। और अब ये चारों फाइनली उसको अधमरा छोड़कर वहां से अपनी नाव लेकर भाग जाते हैं। जेनिफर की हालत काफी खराब थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उसके साथ क्या हो गया, लेकिन फिर भी वो किसी तरह अपने केबिन तक पहुंच जाती है। वो रेंगते हुए टेलीफोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये चारों अब उसके केबिन में भी घुस चुके हैं। ये लोग एक बार फिर से जेनिफर को परेशान करना शुरू कर देते हैं। जेनिफर उनसे भीख मांगती है कि मुझको छोड़ दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं रुकते। जहां जॉनी एक बार फिर से मैथ्यूज को जेनिफर का रेप करने के लिए बोलता है और इस बार मैथ्यूज जॉनी की बात को मान लेता है। वो जेनिफर का रेप करने लगता है, लेकिन उसकी हालत और उसके चेहरे को देखकर मैथ्यूज को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो जॉनी को उसका रेप करने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद स्टैनली एक बार फिर से जेनिफर का रेप करता है और उसके प्राइवेट ऑर्गन के अंदर ही बियर की बोतल को फोड़ देता है। जेनिफर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके बाद ये लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। लेकिन बाहर जाते हुए जॉनी इन सबको बोलता है कि हमको जेनिफर को मारना होगा, क्योंकि अगर वो बच गई तो वो पुलिस के पास जाकर उनको सब कुछ बता देगी। जॉनी ये जिम्मेदारी मैथ्यूज को देता है। वो एक चाकू देकर कहता है कि तुमको जाकर जेनिफर को मारना होगा। शुरुआत में तो मैथ्यूज उनको मना करता है, लेकिन जॉनी उसे अपनी बातों में फंसाकर ऐसा करने के लिए मना लेता है। लेकिन जब मैथ्यू जेनिफर को मारने जाता है तो उसकी ऐसी हालत को देखकर वो उसको मार नहीं पाता। इसीलिए वो अपने दोस्तों को पागल बनाने के लिए जेनिफर के चेहरे पर लगे खून को चाकू पर लगाकर ले जाता है। उसके दोस्त समझते हैं कि मैथ्यूज ने जेनिफर को मार दिया है, जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जिसको अब होश आ गया था। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं जहाँ जेनिफर अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। द असॉल्ट की कहानी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद यहाँ से शुरू होती है जेनिफर के बदले की कहानी। जेनिफर बदले की आग में झुलस रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपना मूड और खुद को डाइवर्ट करने के लिए अपने किताब की कहानी को आगे लिखना कंटिन्यू करती है। उधर हम एक बार में इन चारों को देखते हैं जो जेनिफर के बारे में ही बात कर रहे थे। जॉनी इन सबको बताता है कि हमको जेनिफर की बॉडी को कहीं छुपाना होगा, क्योंकि अब तक तो वो सड़ना शुरू हो गई होगी। अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो हम फंस सकते हैं। वो लोग मैथ्यूज से पूछते हैं कि तुमने जेनिफर को कैसे मारा था, जिस पर मैथ्यूज बोलता है कि उसने चाकू को उसके सीने में घुसाकर उसको मार दिया था। जॉनी एक बार फिर से मैथ्यूज को ये जिम्मेदारी देता है। वो बोलता है कि तुमको वापस जेनिफर के घर जाना होगा, लेकिन इस बार मैथ्यूज उनको वहां जाने से मना कर देता है। जिसके बाद जॉनी एंडी और स्टैनली को जेनिफर के घर भेजता है, जहाँ जाकर वो दोनों जेनिफर को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि मैथ्यूज ने उनसे झूठ बोला था कि उसने जेनिफर को मार दिया है। इसके लिए तीनों मिलकर मैथ्यूज को खूब मारते हैं। वो जानते थे कि मैथ्यूज की इस गलती की वजह से वो जेल जा सकते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर को एक चर्च में देखते हैं जो भगवान से माफी मांग रही होती है। जेनिफर बोलती है कि अब मैं जो भी आगे करने जा रही हूँ उसके लिए मुझको माफ कर देना। जिसके बाद जेनिफर गैस स्टेशन पर जाकर जॉनी के ऊपर नजर रखने लगती है, जहाँ पर उसको मालूम होता है कि जॉनी शादीशुदा है जिसके 2 बच्चे हैं। फिर वो मैथ्यूज पर नजर रखने के लिए जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि मैथ्यूज तो कहीं सामान को डिलीवर करने जा रहा है, जिसको देखकर उसको एक आइडिया आता है। वो मैथ्यू के स्टोर में फोन करके कुछ सामान ऑर्डर करती है, और जब मैथ्यू को ये पता चलता है कि उसे सामान जेनिफर के घर पर डिलीवर करना है तो वो डर जाता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां पर रखे एक चाकू को लेकर जेनिफर के घर चला जाता है, और जब वो जेनिफर के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जेनिफर गार्डन में उसका इंतजार कर रही है। जेनिफर उसको अपने पास बुलाती है, लेकिन मैथ्यूज उसके पास जाने से इनकार कर देता है। जेनिफर उसको बोलती है कि मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुम मेरे पास आ सकते हो। वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। मैथ्यू जेनिफर को बताता है कि मैंने उन तीनों से दोस्ती तोड़ दी है, जिसके बाद वो जेनिफर के पास चला जाता है। जेनिफर उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैथ्यूज ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश करता है जेनिफर उसके गले में एक फंदा डालकर उसको पेड़ से लटका देती है। वो मैथ्यू को मार डालती है। वो उसकी साइकिल और उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक देती है, जिसके बाद वो उसके स्टोर में कॉल करके ये बोलती है कि उसका सामान अभी तक उसके पास नहीं पहुंचा है।
जिधर नेक्स्ट सीन में हम अब जेनिफर को जॉनी के गैस स्टेशन पर देखते हैं, जो जॉनी को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। जेनिफर जॉनी को अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर लेती है। जॉनी भी ये सोचता है कि शायद जेनिफर को उस दिन मजा आया होगा, इसीलिए ये दोनों वहाँ से दूर एक सुनसान जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ मौका देखकर जेनिफर जॉनी के ऊपर गन तान देती है। वो उसे कपड़े उतारने के लिए बोलती है। जॉनी उसको बहलाने की कोशिश करता है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी सुंदरता की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया था। वो कैसे न कैसे करके जेनिफर से गन नीचे करवा लेता है, जिसके बाद जेनिफर वापस से उसको अपने केबिन में ले जाती है, जहाँ पर वो दोनों साथ में नहा रहे होते हैं। जेनिफर उससे पूछती है कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिस पर जॉनी कहता है कि ये हम मर्दों की फितरत है और तुम हो भी कितनी खूबसूरत, तुम्हें देखकर तो कोई भी बहक सकता है। जॉनी ये सब जेनिफर को बता ही रहा होता है कि तभी जेनिफर मौका पाकर वहीं पड़े एक चाकू से जॉनी के प्राइवेट पार्ट को काट देती है, जिसके बाद वो बाहर आकर वॉशरूम को लॉक करती है और उसके बाहर आकर बैठ जाती है। जॉनी अंदर वॉशरूम में तड़पता रहता है, जिसकी थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। इधर स्टैनली और एंडी अपने दोनों दोस्तों के गायब होने से परेशान थे। वो समझ जाते हैं कि हो ना हो, लेकिन उनके गायब होने के पीछे जेनिफर का ही हाथ है। इसीलिए वो दोनों जेनिफर को मारने के लिए उसके केबिन की तरफ चले जाते हैं। स्टैनली जेनिफर को मारने के लिए एक प्लान बनाता है। वो एंडी को बीच में उतारकर जंगल में छुपने को कहता है, जबकि वो खुद अपनी बोट को लेकर जेनिफर के पास चला जाता है। लेकिन जेनिफर भी बहुत चालाक थी। वो स्टैनली को वही बोट पर किस करके सिड्यूस करने की कोशिश करती है, जिसके बाद एक बार फिर से मौका पाकर वो स्टैनली को बोट से नीचे नदी में धक्का दे देती है। वो बोट से उसको मारने की कोशिश करती है, जिसको देखकर एंडी भी एक कुल्हाड़ी लेकर उसको मारने आता है, लेकिन जेनिफर उसकी कुल्हाड़ी को छीनकर उसे ही उस कुल्हाड़ी से मार डालती है। उधर स्टैनली अभी भी जिंदा होता है, जो जेनिफर से अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन उसका पाप माफ करने लायक नहीं था, इसलिए जेनिफर उसको भी मार डालती है। जेनिफर ने अपने चारों गुनहगारों को सजा दे दी थी। उसका बदला यहाँ पर पूरा हो गया था। वो अब चैन की सांस ले सकती थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही कुछ लोगों का मानना था कि जेनिफर के कैरेक्टर ने जो कुछ भी किया वो शायद सही नहीं था। मुझे नहीं पता कि जेनिफर ने सही किया था या फिर गलत, लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी फिलहाल तो आज की इस कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।